new topic that we are going to start is wave on a string. Wave. What is a wave? Everyone knows this is a form of a wave. This is a wave, right? So what? Does wave need any medium to travel? Does wave need any medium to travel? So yes, answer is yes. There is a medium through which wave travels. But now the question arises, does particle in that medium travel or not? Like this is a curve, ये curve है, wave travel कर रहा है, तो कोई medium को through travel कर रहा है, तो अब बताओ ये मुझे कि particle भी क्या, particle भी ऐसे travel करेगा इस wave पे? क्या particle भी travel करेगा? नहीं. So when travels through a medium, when wave travels through a medium, then the particle of the medium does not travel along the wave. It means मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे particle does not travel along wave. Particle travel नहीं करता है wave के along. ठीक है, जब particle travel नहीं कर रहा है तो particle क्या करता है? अब उस मैटर में ये होता है wave on a string में particle जो है wave में oscillate करता है about their mean position. It means the particle oscillates about mean position. Particle oscillates about mean पोजीशन. समझ में आया बात? पार्टिकल ट्रैवल नहीं करेगा, पार्टिकल ऑक्सीलेट करेगा अबाउट मीन पोजीशन. ठीक है. अब जो इसका इक्वेशन होता है वेव का, जैसे अभी मैंने एसएचएम पढ़ाया था तो एक इक्वेशन बताया था मैंने, वैसे ही वेव के जो इक्वेशन होता है, वेव का जो इक्वेशन होता है वो होता है y at x, t is equals to a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई. जो वेव का इक्वेशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई. जहाँ पे ये जो y है ना, ये डिस्प्लेसमेंट होगा किसका? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा किसके अबाउट? मीन पोजीशन के अबाउट एट x एंड t. डिस्प्लेसमेंट. ये जो ओमेगा है ये होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ओमेगा इज व्हाट? ओमेगा इज एंगुलर frequency. This is what? This is a wave number, or I can say angular wave number. This is a wave number. Clear? और phi तो phase होता है. Clear हो गया बात? phi phase होता है. अब जो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होता है ओमेगा, तो पहले मैं लिख सकता हूँ 2 पाई इंटू एफ, 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी. और जो वेव नंबर होता है ना वो होता है k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा. कि क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा. और इस केस में जो एम्पलीट्यूड होता है ना वो होता है ऑक्सीलेशन ऑफ पार्टिकल. क्यों? मैंने क्या बोला? वेव के अबाउट पार्टिकल ट्रैवल नहीं करता है बट ऑक्सीलेट करता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन. तो जो एम्पलीट्यूड है वो है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ पार्टिकल्स. क्लियर है? आगे बढ़ता है. और ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, ये क्या होगा? ये एक इंस्टेंटेनियस फेज है. ये इंस्टेंटेनियस फेज है. दिस इज एन इंस्टेंटेनियस फेज. दिस इज एन इंस्टेंटेनियस फेज. आई होप इट्स क्लियर टिल हियर. क्लियर है बात? ओके. अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझना. मैंने क्या बोला? ये एक इंस्टेंटेनियस फेज है, मतलब ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव. इंस्टेंटेनियस है मतलब एक कांस्टेंट के बराबर है, कांस्टेंट है. अब मैंने क्या किया? डिफरेंशिएट कर दिया दोनों साइड विद रेस्पेक्ट टू टाइम. कर दिया मैंने दोनों साइड विद रेस्पेक्ट टू टाइम. तो ये तो बच जाएगा क्या? ओमेगा माइनस के डी एक्स बाई डी टी प्लस फेज है इज इक्वल टू कांस्टेंट है 0. तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा? डी एक्स बाई डी टी जो होगा वो होगा ओमेगा बाई के. और इसी को हम बोलते हैं कि ये होता है वेव वेलोसिटी. दैट इज इक्वल टू वी. होता है क्या? वेव वेलोसिटी. ये होता है वेव वेलोसिटी. अब एक और बात,
वेव वेलोसिटी, यहाँ पे मैं अभी रिलेशंस बता रहा हूँ ताकि क्वेश्चंस करने में बहुत इजी हो जाए। वेव वेलोसिटी क्या होगा, v इज टू ओमेगा बाई के, मैंने अभी बताया v इज टू ओमेगा बाई के, या तो मैं लिखूँ 2πf बाई क्या 2π बाई लैम्डा, मैंने बताया था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया अगर मैं v बोलूँ तो v इज टू एफ लैम्डा भी हो सकता है। तो यहाँ से मेरे पास रिलेशन आया v इज टू एफ लैम्डा। बहुत सारे रिलेशंस पता चल चुका है हमारा, क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर सेम फेज में अगर ऑक्सीलेट करेगा तो याद रखना, सेम फेज में अगर दो पार्टिकल्स ऑक्सीलेट कर रहा है, टू पार्टिकल्स ऑक्सीलेटिंग इन द सेम फेज, ऑक्सीलेटिंग इन सेम फेज, तो जो कंडीशन होता है वो होता है dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा बाई के, माइनस ओमेगा बाई के। यहाँ पे अभी मैंने बताया था तो था क्या, प्लस ओमेगा बाई के, लेकिन अब सेम फेज में कर रहा है तो होगा माइनस ओमेगा बाई के। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एकदम ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने अभी क्या बताया था, इक्वेशन ऑफ वेव क्या था, इक्वेशन ऑफ वेव था y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई था, राइट। इस केस में क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना है। जब भी कोफिशिएंट ऑफ टाइम मतलब t एंड x डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है, अगर इनका कोफिशिएंट सेम है, या मतलब मैं बोलूँ पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइंस पे मत जाओ, कंफ्यूजन होगा। या मैं बोलूँ दोनों का कोफिशिएंट क्या है, दोनों का साइन सेम है, तो इस केस में जो वेव होता है वो होता है नेगेटिव ट्रैवलिंग वेव, वो होता है नेगेटिव ट्रैवलिंग वेव। और अगर कोफिशिएंट t का और x का क्या हो, साइन डिफरेंट है, अगर साइन डिफरेंट है तो होगा पॉजिटिव ट्रैवलिंग वेव। क्या होगा, पॉजिटिव ट्रैवलिंग वेव। क्लियर है बात? आगे बढ़ता है। 3 फॉर्मूलाज बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी का, हमेशा ध्यान रखना। एक होगा जब भी स्ट्रिंग का केस है तो याद रखना जो वेलोसिटी होता है वो होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू, अंडर रूट टी बाई म्यू, जहाँ पे t क्या है, t है टेंशन और म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ। क्लियर है बात? दूसरा, द सेकेंड इज फॉर अ साउंड वेव, इफ इट्स अ साउंड वेव then v is equals to under root y by rho or v is equals to under root beta by rho, where y is Young's modulus, rho is density and beta is bulk modulus, I hope it's clear. now एक बहुत सिंपल सा चीज करता है, समझ में आएगा बात? मान लो एक क्वेश्चन भी समझ सकते हैं इसको। एक दीवार है, ऐसा रूफ टॉप है, जिससे एक ब्लॉक बंधा हुआ है m, जिसका मास है l, t इसका टेंशन होगा, स्ट्रिंग लाइट है बोल दिया गया, तो नीचे लगेगा क्या, नीचे लगेगा mg, और मैंने बोला था v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू होगा, मुझे फाइंड करना है लेंथ कितना है, तो कैसे फाइंड करूंगा मैं, v क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, वेरी गुड। तो डिस्टेंस क्या होगा, l डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू l इज इक्वल टू v इंटू टी, मतलब l इज इक्वल टू v का वैल्यू क्या है, l बाई म्यू इंटू टाइम t।
सिंपल सा बात है, जो लेंथ होगा यहाँ पे इस केस में आएगा अंडर रूट टी का वैल्यू किसके बराबर आएगा, यहाँ से मैं एफ बी टी अगर देखो तो टेंशन लगेगा ऊपर, तो टी का वैल्यू है यहाँ से एम जी, तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा, यहाँ से मैं बोलूँगा टी का वैल्यू तो है एम जी बाई म्यू इनटू टाइम, मान लो कोई भी टाइम टी है। तो एक नॉर्मल मैंने एग्जांपल बताया, क्लियर है। अब ये केस कब था, ये जब था जब टी एक कांस्टेंट था। टेंशन चेंज हो रहा था क्या इसमें, टेंशन तो चेंज नहीं हो रहा था। और मैंने बोला एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें मैंने बोला टेंशन चेंज हो रहा है, टेंशन इज चेंजिंग। ये है रॉड, मास m, लेंथ l। अब बताओ इस केस में क्या होगा, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द टाइम ऑफ वेव पल्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इस केस में क्या होगा, नीचे से ऊपर वेव पल्स जा रहा है, ध्यान से समझना मत। अब बहुत सिंपल चीज़, पहला तो मुझे देखना है क्या टी कांस्टेंट है इस केस में। सॉल्यूशन में स्टार्ट करूँगा तो एल से टी यहाँ पे वेरिएबल होगा, चेंज होगा हर जगह, चेंज हो रहा है। तो मैंने बोला कि मैं एट ए डिस्टेंस वाई एक टेंशन ले रहा हूँ टी वाई, ये वाला पोर्शन के लिए ले लिया मैंने, जिसका मास पर यूनिट लेंथ होगा m बाई एल एट ए डिस्टेंस वाई टू जी एम जी, ये वाला। तो अगर मैं लिखूंगा यहाँ से, ये तो म्यू है m बाई एल एट ए डिस्टेंस वाई, तो अगर मैं लिखूंगा टी वाई का वैल्यू अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो ये हो जाएगा m बाई एल वाई जी, क्लियर है, कुछ नहीं है। अब ध्यान से समझना, वेलोसिटी क्या था, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू बोला गया था। तो अंडर रूट टी बाई म्यू, टी का वैल्यू क्या होगा यहाँ से m बाई एल वाई जी बाई म्यू का वैल्यू है m बाई एल। इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट वाई जी, m बाई एल से तो m बाई एल कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट वाई जी आएगा। अब क्या करेंगे हम इस केस में हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू अंडर रूट वाई जी आ गया। मुझे पता है डी वाई बाई डी टी का वैल्यू क्या होता है, v होता है। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ मुझे टाइम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, और जिसका v का वैल्यू क्या है, वाई जी है, तो मैं बोलूँगा डी वाई बाई अंडर रूट वाई जी इज इक्वल टू डी टी, और जी मैं उधर लेके जा रहा हूँ क्योंकि कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो मैं बोल सकता हूँ ना, इसको अगर मैं लिखूँ ढंग से तो मैं बोल सकता हूँ इसको डी वाई बाई रूट वाई इज इक्वल टू डी टी रूट जी। जहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे क्या बोला गया था क्वेश्चन में, बॉटम से टॉप। क्वेश्चन में क्या बोला गया था मुझे, बॉटम से टॉप। तो एट ज़ीरो टाइम पे बॉटम था, जब टाइम मान लो टी नॉट हो गया तो लेंथ हो गया एल, क्लियर। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास टी नॉट जो टाइम का वैल्यू आएगा वो होगा 2 अंडर रूट एल बाई जी, क्लियर है। दिस इज द आंसर। कोई डाउट? वेरिएबल था एक कांस्टेंट, एक अज्यूम कर लिया मैंने और सॉल्व कर लिया। कोई डाउट है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ पैरामीटर्स के बारे में देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट है जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव does not change when medium is changed. फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा जब मीडियम चेंज होगा किसी भी वेव का, याद रखना। तो ऐसे ही मैं एक कॉलम बनाता हूँ और मैं सारे चीज़ का प्रॉपरली बताऊंगा क्या क्या चेंज करेगा नहीं करेगा, ध्यान से समझना बात। एक मैं लूंगा लाइट वेव,
एक मैं लूँगा स्ट्रिंग वेव और एक मैं लूँगा साउंड वेव। एक मैं पैरामीटर ले रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक पैरामीटर मैं ले रहा हूँ म्यू, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। एक ले रहा हूँ मैं रो। लाइट वेव के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर का होगा ना, जो डेंसर का, वो बड़ा होगा रेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, रेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। म्यू जो डेंसर का होगा वो बड़ा होगा रेयर से। डेंसिटी जो डेंसर का ही होगा, ऑब्वियस सा बात है बड़ा, तो रेयर से बड़ा होगा। इस केस में जो वेलोसिटी होगा डेंसर में ज़्यादा होगा रेयर से। इस केस में वेलोसिटी डेंसर में कम होगा रेयर से। इस केस में वेलोसिटी डेंसर से कम होगा रेयर से। थोड़ा सा ऊपर देखते, फ्रीक्वेंसी तो मैंने बोल दिया क्या चेंज नहीं होगा। अब बात आया क्या वेलोसिटी और लैम्डा चेंज होगा? ऑब्वियस सा बात है, लेकिन लैम्डा एंड वेलोसिटी चेंजेस। जब भी मीडियम चेंज होगा तो लैम्डा और वेलोसिटी चेंज करेगा। क्यों? देखो, कोई आदमी दौड़ते 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 आया, पहले एक वुड में घुसा, दूसरे बार वो खुले एयर में चला गया, तो वेलोसिटी तो चेंज हुआ ऑटोमेटिक, इससे अंदर से निकल कर जाएगा इससे, तो वेलोसिटी चेंज हुआ। बस वही कॉन्सेप्ट है। तो वेलोसिटी चेंज हुआ मतलब लैम्डा चेंज हुआ, लेकिन फ्रीक्वेंसी जरूरी नहीं है, फ्रीक्वेंसी तो सेम भी रह सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ता। नेक्स्ट हेडिंग इज पावर ट्रांसमिटेड इन अ स्ट्रिंग। नेक्स्ट हेडिंग इज पावर transmitted in a string. Power transmitted in a string. सबको पता है जो इंस्टेंटेनियस पावर होता है वो क्या होता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी, डॉट प्रोडक्ट होता है इसका। क्लियर है? अब ध्यान से समझना, ये तो डॉट प्रोडक्ट है। तो अगर मैं इसको बोलूँ स्ट्रिंग में क्या होगा? टेंशन, वेलोसिटी पी मान लो पार्टिकल का, और मैं ए डॉट बी कॉस थीटा हो गया, और मैं इसको अगर लिख दूँ 90 माइनस थीटा के फेज में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आएगा टी वी पी साइन थीटा। फर्दर मैं टी को लिखूँ तो मैं बोल सकता हूँ म्यू इंटू वी स्क्वायर ए ओमेगा कॉस वेलोसिटी लिख रहा हूँ मैं, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव साइन थीटा। कोई ज़रूरत नहीं है, अगर यहाँ तक नहीं समझ, ये इंपॉर्टेंट है पावर के लिए, तो मैं बोलूँगा क्या? जो पावर होगा मेरे पास, ध्यान से समझना, अगर यहाँ तक कन्फ्यूज़न है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब जो मैं लिखूँगा उसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंस्टेंटेनियस पावर फॉर अ स्ट्रिंग इज म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। जो इंस्टेंटेनियस पावर होता है वो ये होता है स्ट्रिंग का। क्लियर है? दूसरा, जो अगर एवरेज का बात कभी किया गया कि एवरेज पावर, आई नीड टू फाइंड द एवरेज पावर फॉर अ स्ट्रिंग, इट इज हाफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, and the energy over a time period is given by P average into the time period. You'll have to remember this, P average into the time period. This is the average energy. Clear है? अब पावर बताया तो इंटेंसिटी तो डेफिनेटली बताऊंगा। तो इंटेंसिटी क्या होता है एक वेव का? अगर मैं इंटेंसिटी बोलूँ एक वेव का, तो वो होता है जितना भी एनर्जी किया हुआ है, जितना भी एनर्जी किया हुआ है, या मैं बोल दूँ जितना भी पावर किया हुआ है, बेसिकली मैं बोलूँ एक सही टर्म अगर मैं यूज़ करूँ तो मैं बोल सकता हूँ एक पावर, जितना भी पावर गया हुआ है, किसके रेस्पेक्ट में? एरिया के रेस्पेक्ट में, तो वो उसका इंटेंसिटी बताएगा। मतलब जब इसका इंटेंसिटी इन फॉर्म ऑफ वेव होता है हाफ रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इंटेंसिटी ऑफ अ वेव।
और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ दैट इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर. इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर. क्लियर है बात? एक क्वेश्चन करता है, एक क्वेश्चन करेंगे. ये पुली है, ये पुली है, यहाँ पे है मास m1. ये पुली से अटैच्ड भी है एक पुली, ये जिसका स्प्रिंग है, और ये ऐसा कुछ है जिसका स्प्रिंग का कांस्टेंट है के कांस्टेंट है. और मैंने बोला ये जो मास है ना, ये है m2. मुझे फाइंड करना है फाइंड ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा. सबसे पहला बात तो मैं क्या करूँगा, मैं एक FBD बनाऊँगा. तो बेसिकली ये स्प्रिंग है, मान लो ये नीचे जा रहा है, ध्यान से समझना दिमाग पे, ये नीचे जा रहा है तो ये इधर खींच रहा होगा, ये इधर खींच रहा होगा, ये स्प्रिंग है. तो मैं बोलूँगा नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा. अगर मैं बोलूँ इसमें कि ये x/2 से, पुली का बोल रहा हूँ मैं, x/2 से पढ़ाया था मैंने LM में, x/2 से जा रहा है, तो ये मैं बोलूँगा दिस विल बी k into x/2. दिस इज k into x/2. क्लियर है? एंड आई से दिस फ्रॉम हेयर दिस मास वेंट अप टू हेयर m1 with what? For a displacement of x. और मैं बोल रहा हूँ ये जा रहा है इधर से A2 एक्सलेशन से, और ये जा रहा है इधर से A1 एक्सलेशन से. क्लियर है? मैंने बोला ये टेंशन T है, एक ही स्ट्रिंग जा रहा है, देख लो एक ही स्ट्रिंग जा रहा है हर जगह, तो ये टेंशन भी होगा T. अब अगर मैं FBD के थ्रू अकॉर्डिंग लिखूँ मैं, तो मैं बोलूँगा A2 इज इक्वल टू A1/2. ऑब्वियस सा बात है, फ्रॉम कांस्टेंट A1 प्लस A2/2 मतलब A1/2. और मैं बोलूँ T इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक तो ये होगा. और दूसरा मैं बोलूँ, एक इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये, और दूसरा मैं बोलूँ K इंटू x/2 नेट फोर्स ओवर दिस माइनस 2T, क्योंकि T और T इज फॉर 2T इज इक्वल टू मास, कौन सा मास, m2 इंटू एक्सेलरेशन A2. अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास आएगा A1 इज इक्वल टू k/4 m1 प्लस m2 इंटू x. और सबको पता है जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. इसका मतलब जो ओमेगा का वैल्यू होगा वो होगा √k/4 m1 प्लस m2. क्लियर है? सो ओमेगा इज इक्वल टू √k m1 प्लस m2. नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ अ वेव, और फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे हम वेव ऑन अ स्ट्रिंग को. तो आज मैंने क्या बताया, मैंने बताया वेव ऑन अ स्ट्रिंग का इक्वेशन क्या होता है, पावर क्या होता है, एवरेज पावर क्या होता है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और बहुत सारे टर्म जैसे वेवलेंथ चेंज होता है या नहीं, फ्रीक्वेंसी चेंज होता नहीं, ये सब पैरामीटर्स डिफाइन कर दिया. अगले क्लास से हम रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन से स्टार्ट करेंगे.